सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे डिटेल में। सीरीज एलसीआर सर्किट, इस सर्किट में क्या होता है, इस सर्किट में हमारे तीनों कंपोनेंट्स यूज होंगे। We have studied three components, one is inductor, the other is capacitor and the third one is resistor। आप कैसे भी लगा लें, मैं इसी सीक्वेंस में लगा देता हूं। सपोज मेरे पास ये एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, इधर लगाता हूं, ये रेजिस्टर है, ठीक है। वी कैन पुट इट हियर आल्सो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये रेजिस्टर है, R, L and C, they are connected in series। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस what we do is we apply a source of EMF and here we have alternating EMF। बेटा अगर हम alternating EMF अप्लाई करेंगे तो आपको पता है alternating करंट फ्लो करेगी। जब ये करंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज VR। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज VL। और इस कैपेसिटर के दोनों एंड्स, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ये है जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज VC। ठीक है बेटा। लेट I बी द इंस्टेंटेनियस करंट, लेट I बी द instantaneous current, E is the instantaneous EMF, I is the instantaneous current, means किसी particular instant पे। क्योंकि हमें पता है कि alternating EMF अगर changing है तो current भी तो change हो रही है। तो किसी particular spot पे, किसी particular time पे जो current flow कर रही है, that is I। तो VR, voltage across resistor, VR would be equal to I into R। VL will be equal to I into XL। और VC जो होगा that would be I into XC। ये तीन वोल्टेजेस हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख ली है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we have VR equals to I into R, VL equals to I into XL। XL क्या है, देखो I into L नहीं लिखना क्योंकि L तो होता है हेनरी में, XL इज इन ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और VC जो है दैट इज I into XC। व्हाट इज XC? It is the capacitive reactance, it is the opposition of the capacitor to the flow of current, which is called as capacitive reactance। किसी सिंपल सर्किट में हम लिखते E इक्वल्स टू VR प्लस V1, जैसे V2 V3 ऐसे। अगर ये हमारा कोई सिंपल DC सर्किट होता तो, क्योंकि किसी DC सर्किट में फेज डिफरेंस की बात नहीं होती, कोई फेज लैग नहीं है, कोई फेज लीड नहीं है। जैसे आपने रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, here it is V1 V2 V3, we write V equals to V1 plus V2 plus V3। यहाँ पर लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखो बेटा। जो करंट फ्लो कर रही है, लेट मी से कि करंट की ये डायरेक्शन है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर होगी उसकी भी यही डायरेक्शन होगी। क्योंकि जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है, हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया है वो सब यहाँ यूज होगा। जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और जो रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगी, दे आर इन द सेम फेज। बट जो VL है that leads I by 90 डिग्री, so this is VL, जो करंट से 90 डिग्री आगे है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये VL VR से 90 डिग्री आगे है। और जो VC है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, that lags behind, VC lags behind VR by, VC lags behind VR और I बोल सकते हैं by 90 degree। So we have these three voltages, VR along positive x-axis, VL along positive y-axis and VC जो है that is along negative y-axis।
इन दोनों को अगर हम देखें, ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज मतलब एक ऊपर है दूसरा नीचे है, इनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि VL VC से ज्यादा है, अगर VL VC से ज्यादा होगा तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट क्या निकालेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेटा VL माइनस VC। एंड दिस विल बी VR। ये है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और ये रिजल्टेंट है VL और VC का। एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट EMF जो अप्लाइड EMF है हमारी। लेट VL is greater than VC, therefore effective voltage, वोल्टेज बोलते हैं बेटा शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, EMF बोल सकते हैं, अक्रॉस, अक्रॉस नहीं, along y axis कितनी होगी? is Vy equals to VL माइनस VC। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस सर्किट में इंडक्टर का ज्यादा डोमिनेंस है, मतलब इस इंडक्टिव वोल्टेज, इस इंडक्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज मोर, VL इज मोर देन VC। सो ये सर्किट का जो रिजल्टेंट है, ये जो फेजर है, इस फेजर डायग्राम का ये आ जाएगा नेट। ठीक है, वी कैन रिमूव दिस इंटरमीडिएट पार्ट। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए इससे ये कैसे बना। आई एम जस्ट अवॉइडिंग बिकॉज आई नीड सम मोर स्पेस हियर, राइट। तो जो अप्लाइड EMF है, द अप्लाइड EMF, ये भी हटा देता हूं, द अप्लाइड EMF is equal to the resultant of VL minus VC and VR। और बेटा डायग्राम देखें, फिगर देखें, VL माइनस VC और VR आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं, therefore we write E equals to square root of VR square plus VL माइनस VC स्क्वायर। फिर ये ओम्स लॉ वाली स्टेटमेंट्स यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। We can say therefore E will be equal to square root of VR square है, VR square will be equal to IR whole square plus I into XL minus I into XC whole square। This means E equals to square root of I square R square प्लस इन दोनों में से हम I स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इट विल बी XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहां तक देख लीजिए बेटा पहले। सो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा E इक्वल्स टू I बाहर आ गया रूट से, देन रूट के अंदर रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इट मींस E बाय I इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। बेटा ये जो E बाय I है, मैंने आपको ये पहले भी बताया जब हमने LR सर्किट पढ़ा था। E बाय I रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एक्चुअली EMF बाय करंट। इस E बाय I को बोला जाता है बेटा Z। Z इज इम्पीडेंस। What is impedance? Impedance is the net opposition to the flow of current by a circuit. Here we have LCR circuit. So हम क्या यहां से conclusion निकालेंगे? The impedance of LCR circuit. Therefore, the impedance of a series LCR circuit. This is important.
is z equals to square root of r square plus xl minus xc whole square. ठीक है, this is expression for the impedance of a series LCR circuit. ठीक है, this was the diagram. VR और I इधर है. This is VL minus VC. Here this is E. ये जो हमारे अप्लाइड ईएमएफ है, जो हमारा रिजल्टेंट है VL और VC का, अगर 5 फेज डिफरेंस है तो हम इसी ट्राइंगल से फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. If I is the phase difference between EMF and current, then what will be tan phi? Then tan phi will be equal to perpendicular by base, so VL minus VC by VR. tan phi कितना होगा? Perpendicular by base VL. अगेन वो ओम्स लॉ वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम यूज करेंगे. VL की जगह लिखेंगे I into XL minus I into XC divided by I into R. So this way मेरे पास tan phi क्या बनेगा? ये I और I कट जाएगा, tan phi आ जाएगा XL minus XC divided by R resistance. ठीक है, ये इम्पीडेंस आ गया, ये एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस आ गया, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज डिफरेंस. ठीक है, इनफैक्ट tan phi है ये. अब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस है बेटा, इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे भी हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं. देखो क्या एक्सप्रेशंस? z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर and phi equals to tan inverse xl minus xc by r. इन एक्सप्रेशंस को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वी हैव xl minus xc as the perpendicular, r as the base, z as the hypotenuse. This triangle, देखिए अगर आप ऐसा कोई फिल्म लगाओगे ये मिल जाएगा आपको. This triangle is called as impedance triangle. We call it as the impedance triangle. देखो हमने क्या एज्यूम किया था? XL XC से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन आ गया. बेटा अगर XC बड़ा होता है XL से, तो ये हमारे जो डायग्राम थी वो ऐसे बनती. ये R रहता, इधर आता XC माइनस XL. ठीक है, इट इज XC माइनस XL, और ये आता हमारा Z. ध्यान से देखो, इस एंगल को मैं फाई लिख लूं, ध्यान से देखना बेटा, यहां से भी तो आपको Z की यही वैल्यू मिलेगी. आप ऐसे सोचो ना, मान लो XL है 10 और XC है 5, स्क्वायर करेंगे 25 आएगा. अब अगर ये 10 माइनस 5 है फिर 25 आया, 5 माइनस 10 है तब भी तो 25 ही आएगा. सो वेदर XL इज ग्रेटर देन XC और XC इज ग्रेटर देन LL, या मैं ऐसे बोलूं, चाहे VL ग्रेटर देन VC है और VC ग्रेटर देन VL है, इंपेडेंस में कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है, इंपेडेंस विल रिमेन सेम. इसलिए इट डजंट मैटर कि आप कौन सा सर्किट कंसीडर कर रहे हो, स्पेशली जब आपको इंपेडेंस फाइंड करना होगा. इंपेडेंस आपका यही आने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन में एक चीज याद रखना बेटा,
ये जो एक्सएल और एक्सी हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. यू हैव स्टडीड एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल and xc equals to 1 by omega c. So you can find this expression as this also in some of the books. Omega L minus 1 by omega c का whole square. या reverse हो सकता है. Can be omega c minus 1 by omega L whole square. चाहे XL बड़ा है चाहे XC बड़ा है, ये Z तो ऐसे आएगा. But here we have a very special condition जिसको बोलते हैं resonance condition. Very special and very important also. We call it as resonance condition. Resonance बोलते हैं इसको. Resonance condition वो होती है जब XL और XC बराबर हों. When XL is equal to XC. जब XL और XC बराबर होंगे, then the circuit is in resonance. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको रेजोनेंस वर्ड का लिटरल मीनिंग चाहिए, डिक्शनरी मीनिंग चाहिए रेजोनेंस का, तो रेजोनेंस का मतलब होता है मैचिंग. रेजोनेंस मींस मैचिंग. मैच कर रहा है. क्या मैच कर रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैच कर रहा है. बेटा देखिए, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होगा तो जेड कितना आ जाएगा हमारे पास? Therefore z equals to square root of r square plus this will become 0. रूट के अंदर है r square. It means that z equals to r. This is very important. जब अगर tan phi की भी बात करें, and tan phi तो होता है xl minus xc by r. It will become 0. tan phi 0 आया तो phi भी 0 आ जाता है ना. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये समझते हैं. देखो, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैच कर जाते हैं, मतलब जब वो दोनों बराबर होते हैं, तो सर्किट का जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर आता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है इन दोनों का, एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैच कर जाता है. दोनों की वैल्यू सेम आती है, एल और सी के वैल्यू के हिसाब से भी. उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. द फ्रीक्वेंसी at which XL matches with XC is known as resonance frequency. This phenomena is called as resonance, and जिस frequency पे ये phenomena होता है, उस frequency को हम resonance frequency बोलते हैं. Resonance frequency का हम expression निकाल सकते हैं बेटा यहीं से. ठीक है, पहले देखो रेजोनेंस पे क्या हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे टेक्निकली. सिंपल वर्ड्स में तो हमने लिख लिया, एट रेजोनेंस एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है. ये तो सिंपल डेफिनेशन आ गई कि रेजोनेंस का मतलब है मैचिंग. तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैच किए तो रेजोनेंस हो गया. एट रेजोनेंस आपके पास Z कितना आ गया? एट रेजोनेंस Z हमारे पास आ गया R के बराबर. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एज रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली resistive circuit. Now this is technically resonance जब होगा तो सर्किट जो है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है. प्योरली ए यहां लिख देता हूं, रेजिस्टिव सर्किट. एट रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. क्यों? क्या आ गया हमारे पास रेजोनेंस पे? आपने अभी देखा, एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R.
तो जब Z R के बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है दैट इज प्योरली ए रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा बेटा देखें, एट रेजोनेंस हमारा फाई कितना आया, 0। सो एट रेजोनेंस ये ऊपर लिखा हुआ है, द फेज डिफरेंस between EMF and current is 0। अभी प्रूव किया, फाई 0 आता है और आना भी चाहिए। देखो जब सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देन इन ए प्योर रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। थर्ड देखिए बेटा पॉइंट, मैंने आपको बोला कि जो रेजिस्टर है वो करंट को अपोज कर रहा है। किसी रेजिस्टर की अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर की अपोजिशन को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की अपोजिशन को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, हमारे पास जो Z आ रहा था ये वाला R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, अगर ये डिफरेंस 0 है तो R के बराबर आया, अगर 0 नहीं आएगा तो R में तो कुछ ऐड होगा, तो R की वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी। देखो चाहे XL XC से बड़ा है चाहे XC XL से बड़ा है, ये डिफरेंस का स्क्वायर तो सेम ही आएगा। मैंने अभी आपको बताया whether it's 10 minus 5 और 5 minus 10 whole square will be 25। so जब R में कुछ वैल्यू ऐड हुई तो Z तो हमेशा R से बड़ा ही होगा। सिर्फ रेजोनेंस पे क्या होता है, Z R के बराबर आता है, बाकी हर एक बार हर एक फ्रीक्वेंसी पे इन एवरी केस Z will be greater than R। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जब सर्किट का इंपेडेंस मिनिमम है, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ Z कैन नॉट बी स्मॉलर देन R। द फेज डिफरेंस इज 0। तीसरा पॉइंट आ गया, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। सर्किट की जो इंपेडेंस है वो मिनिमम होगी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब होगी तो सर्किट को मिनिमम ऑपोजिशन ऑफर होगी, करंट को मिनिमम ऑपोजिशन ऑफर होगी बाय द कंपोनेंट्स। एंड व्हेन करंट को मिनिमम ऑपोजिशन मिल रही है तो ये भी बोल सकते हैं हम, एट रेजोनेंस द करंट थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। आप बेटा इन सब में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टेंस की तरह प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें है तो LCR सर्किट, LCR सर्किट में फेज डिफरेंस होगा, बट एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसमें फेज डिफरेंस नहीं है, दैट फ्रीक्वेंसी इज resonance frequency। So at resonance there is no phase difference between EMF and current। then हर एक फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू R से बड़ी आएगी। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जब Z की वैल्यू R और उससे कम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है R है उसका वैल्यू तो फिक्स है। सो Z की मिनिमम वैल्यू कोई पूछे कि किसी LCR सर्किट में इंपेडेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो उसका आंसर है उस LCR सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितने ओम का है, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। और कब होगी, जब रेजोनेंस होगा, जब XL XC के बराबर होगा। ठीक है, और जब इंपेडेंस मिनिमम है तो ऑब्वियसली उस टाइम सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं, सब कुछ जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया और कुछ भी नहीं और बोला मैक्सिमम करंट बताओ कितनी फ्लो कर सकती है, तो आपने EMF को R से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी द मैक्सिमम करंट। अदरवाइज हमारा देखो, अदरवाइज अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो सर्किट में करंट क्या होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट होनी चाहिए E/Z। बट अगर बोले कोई I मैक्स निकालो, E भी दिया है, R भी दिया है, L भी दिया है, C भी दिया है, बट रिमेंबर जो I मैक्स होगा
दैट विल बी E by R ओनली, क्योंकि जो मैक्सिमम करंट है वो तब होगी जब XL XC के बराबर होगा, जब Z हमारा R के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आप रेजोनेंस को इनमें से कोई भी चूज करके डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब किसी LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, या रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब किसी LCR सर्किट में EMF और करंट सेम फेज में होते हैं। यू हैव फोर डेफिनेशंस नाउ, ठीक है। यू कैन यूज एनी, यू कैन यूज ऑल, यू कैन यूज एनी, ठीक है। आप सारी तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि इतना सारा तो एक्सप्लेन नहीं करना है। यू शुड नो इट एंड देन यू शुड बी एबल टू राइट वट एवर इज कंफर्टेबल। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम एक ग्राफ बनाएं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ between frequency and current is known as resonance curve. This is an experimental graph. क्या करते हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए? We take frequency, F से रिप्रेजेंट कर लो या न्यू से रिप्रेजेंट कर लो, along x axis and current along y axis. बेटा हर एक फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो करेगी। देयर विल बी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देयर विल बी ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम। और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे I will be maximum. At this frequency, the current through the LCR circuit will be maximum. This is the graph. और अगर यही चीज करंट मैक्सिमम है, अगर इंपिडेंस के लिए बनाना हो मैंने ग्राफ, ठीक है, इंपिडेंस के लिए बनाना होगा तो क्या करूंगा, मैं इधर Z ले लूंगा ना, इधर Z ले लूंगा और इधर फ्रीक्वेंसी ले लूंगा, एंड दिस विल बी द कर्व। इसका पूरा इन्वर्शन हो जाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जब करंट तो मैक्सिमम है बट इंपिडेंस मिनिमम है। बाकी हर एक फ्रीक्वेंसी पे कहीं XL XC से बड़ा है और कभी XC XL से बड़ा है, तो Z हमेशा R से ज्यादा ही आएगा। और जब जब Z R से ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू उस मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होगी। जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अभी आपको पता चल जाएगा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेते हैं AC सिग्नल की, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच फ्रीक्वेंसी हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं कितनी करंट फ्लो कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड इट इज लाइक दिस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देखिए बेटा, resonance frequency we have XL is equal to XC. XL तो होता है बेटा ओमेगा L will be equal to 1 by omega C. So from this we get omega square equals to 1 by LC. तो ओमेगा कितना हो गया 1 by root of LC। बेटा ये जो ओमेगा है this is 2 pi nu, so we write 2 pi nu equal to न्यू आर लिख लो, चाहे रेजोनेंस है इसलिए 1 by root LC. It means that न्यू आर equals to 1 by 2 pi into root LC. 1 by 2 pi into root of LC. This is expression for the resonance frequency. इसका मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है
मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, दो चीजें पूछी होती हैं। एक बार तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो सब लोग 1/2 पाई करके आ गए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस। अगर ओमेगा की बात करेंगे तो 1/√LC है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 पाई भी साथ में है। न्यू आर इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ LC। बेटा ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि सर्किट में जो हमने आर लगाया, जो रेजिस्टर लगाया, उसका वैल्यू कितना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी is independent of resistance in the circuit. It depends on the values of L and C. इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। This is a very important equation. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इन द सर्किट। ठीक है, किसी भी रेडियो के ट्यूनिंग सेक्शन में जो होता है, ट्यूनिंग होता है जिससे हम डिफरेंट चैनल्स सिलेक्ट करते हैं, उसमें बेसिकली ये एलसीआर देखो, रेजिस्टेंस तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो तो वायर का भी होगा। इसलिए नॉर्मली जब हम एलसी बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी आर ही आता है, क्योंकि एल और सी को कनेक्ट करने के लिए वायर लगाएंगे, तो वायर का रेजिस्टेंस जो है दैट विल कम इन द सर्किट। तो उसमें एल और सी, एक इंडक्टर होगा, एक वेरिएबल कैपेसिटर होगा। हम ट्यूनिंग करते हैं, अगर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी होगा, वो भी देखेंगे हम, कल वही डिस्कस करेंगे। वो वेरिएबल कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटेंस को वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरी वाली सिलेक्ट हो जाएगी कोई। यहाँ एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमारे रेडियो का जो सर्किट होगा, जो ट्यूनर सर्किट होगा, इट कंटेन्स 1 L एंड 1 C। सी वेरिएबल होता है। जब हम ट्यूनिंग करके कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, तो हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी, यहाँ बहुत सारी एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसीज हैं, जब उनमें से किसी के साथ मैच करेगी तो वो वाला सिग्नल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द मोमेंट वी चेंज, उसको ऑल्टर करते हैं सी को, तो अब कोई और फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। इन दिस सीरीज नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी फैक्टर। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर को। क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। क्या मतलब हुआ बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व? देखे, अगर हम एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाते हैं ना, sometimes the graph is like this and sometimes it is like this. This is more broader and this is less broader, ये थोड़ा sharp है। So this can be expressed with the help of this quantity जिसका नाम है quality factor। ठीक है, how it is expressed, how it is measured, it is the ratio of voltage across L और C। क्योंकि at resonance तो voltage across L और C बराबर है। देखो ऐसे तो VL है I into XL, VC है I into XC, but at resonance XL is equal to XC, so at resonance VL is equal to VC, so we have written voltage across L and C at resonance लिख लेते हैं, at divided by voltage across R, across the resistance। So we write, अगर मैं एक ही लेता हूं VL by VR, ठीक है, यू कैन डू इट VC by VR, और देखो सेम आता है या नहीं आता है। VL by VR आ जाएगा I into XL divided by I into XC, I and I will be out, it is equal to XL by XC, sorry IR है, XL by R, फिर XL तो होता है
omega L. So Q is equal to omega L by R. It means that Q will be equal to omega की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम? अभी बताया 1 by root LC into L by R. Now ये R तो ऐसे ही रहेगा. This is L, this is root L. It is like L by root L. It is equal to root of L only. So ये बन जाएगा आपके पास 1 by R into root of L by C. करके देखो. L by root L is root L. Root C 1 by R. So we have quality factor Q equals to therefore Q equals to 1 by R into root of L by C. ठीक है बेटा. जो क्वालिटी फैक्टर है it depends on the values of R, L and C. ये उन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ L और C के ऊपर ही डिपेंड करती है. So this is about a series LCR circuit. We can also have a parallel LCR circuit या parallel resonance circuit. उसकी बात भी करते हैं. बेटा हम एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट डिस्कस कर लेते हैं. छोटा सा टॉपिक है ये. वी हैव ए इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर इन पैरेलल एंड यहाँ हमने एक सोर्स लगा दिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ का. अगर आई करंट फ्लो कर रही है दिस आई विल बी इक्वल टू आई एल प्लस आई सी. देखो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई की ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये कोई सिंपल डीसी सर्किट है नहीं है, लेकिन फिर भी जो करंट है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यूनिवर्सल लॉ है. दैट विल बी वैलिड, दैट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो इट इज आई एल प्लस आई सी. नाउ थिंक अबाउट आई एल एंड आई सी. जो आई एल है, आई एल इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल. दिस इज एक्चुअली आई नॉट इनटू, आपको पता है कि किसी इंडक्टर में जो करंट होती है दैट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2. इस चीज का ध्यान रखना. दिस इज नॉट ए डीसी सर्किट. फेज डिफरेंस तो देखना पड़ेगा. जो ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है दैट इज लैगिंग बिहाइंड. क्योंकि इंडक्टर में क्या पड़ा था, ईएमएफ लीड्स करंट बाय 90 डिग्री या करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ. ठीक है. तो ये साइन 90 माइनस थीटा नहीं है, साइन थीटा माइनस 90 है. तो आई एल बन जाएगा E0 बाई एक्सएल. मैंने I0 नहीं लिखा यहाँ क्योंकि क्या पता इसका I0 और इसका I0 डिफरेंट हो. तो ये बन जाएगा माइनस E0 बाई एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी. ठीक है बेटा. और जो IC होगा एंड IC विल बी इक्वल टू E0 बाई XC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. बिकॉज किसी कैपेसिटर में करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2, which means that IC equals to, which means that IC is equal to E0 by XC into sin omega t plus pi by 2 is cos omega t. देख लीजिए ये IL आ गया मेरे पास माइनस E0 बाई एक्सएल और ये IC आ गया E0 बाई XC. cos ओमेगा t दोनों में है. तो अगर यहां से I करंट आ रही है, IL इधर IC इधर, अगर मैं इन दोनों करंट्स का वैल्यू जो अभी निकाला कंसीडरिंग द फेज डिफरेंस आल्सो, मैं यहां पे डाल दूंगा. मैं बोलूंगा देयरफॉर I इक्वल्स टू IL की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस E0 बाई एक्सएल cos ओमेगा टी प्लस E0 बाई XC cos ओमेगा टी. ठीक है. आई कैन टेक E0 cos ओमेगा टी आउट एंड राइट 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL. ये किसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की इंस्टेंटेनियस करंट आ गई. अब इसमें भी एक छोटी सी चीज देख लेते हैं जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं. एक्चुअली वही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन. अगर मैं ये एज्यूम कर लूं
कि एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हुए देन आई विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रखना, सीरीज में क्या था, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो करंट मैक्सिमम है। पैरेलल में ये नहीं बोलना कि करंट मिनिमम है, पैरेलल में हम ये बोलेंगे कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर हैं तो करंट जीरो फ्लो नहीं फ्लो करेगी, मतलब करंट जीरो होगी। देयरफॉर एट रेजोनेंस, क्योंकि एक्सएल और एक्सी जीरो होने का मतलब रेजोनेंस, एट रेजोनेंस no current flows and there should be no confusion also, ये पैरेलल की बात कर रहे हैं, no current flows in a parallel resonance circuit। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में तो करंट फ्लो करती है, मैक्सिमम करती है इनफैक्ट, बट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस होता है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करती। एंड देयरफॉर अगर बेटा फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ टच करेगा यहाँ, विच विल इंडिकेट कि करंट जीरो हो गई। कब जीरो हो गई? एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस द करंट इज जीरो। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए आज। कल हम एक एक्सप्रेशन और पढ़ेंगे, पावर इन एलसीआर सर्किट या पावर इन एसी सर्किट, फिर हमारे ये न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, आफ्टर दैट विल बी लेफ्ट विद वन टॉपिक दैट इज ट्रांसफार्मर और उसके न्यूमेरिकल्स। लाइक आप ये एज्यूम कर लें कि इस वीक में हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।